एपिसोड 141 टू 145। तभी राहत ने कहा, वह मेरा फ्रेंड है, मैं किसी से लिपटने नहीं जा रही हूँ। वह फ्रेंड है, मैं फ्रेंड की तरह ही उसे मानती हूँ। लेकिन तुम इतना क्यों चिढ़ते हो? मैं तुम्हें तुम्हारी महबूबा के करीब जाने से रोकी क्या जो तुम? तभी मोक्ष ने उसे खींचकर अपने करीब किया और उसके कमर में हाथ डालकर उसके कमर को दबाते हुए कहा, मैं अपनी महबूबा के करीब हूँ, मुझे किसी और के करीब जाने की जरूरत नहीं है। मोक्ष जितनी तेजी से राहत को लेकर चल रहा था, कुछ ही देर में दोनों उनके कार के पास आ गए। राहत को कार में बैठाने के बाद मोक्ष ने कार स्टार्ट की और फुल स्पीड में सहगल इंडस्ट्रीज जाने वाले रास्ते पर कार दौड़ाने लगा। वहीं काव्या, वह तो बस मोक्ष का पीछा करना चाहती थी, लेकिन उससे राहत और मोक्ष की करीबियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने रोते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे उस रंजीत की बात माननी चाहिए। मुझे ऐसे ही मोक्ष नहीं मिलेगा। कल उसने कहा था कि अपनी चीज को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाना कोई बुराई नहीं है। तो अब मैं किसी भी हद तक जाऊंगी और अपनी मंजिल यानी कि मोक्ष को पाकर रहूंगी। आधे घंटे बाद राहत सहगल इंडस्ट्रीज के सामने पहुंची। वह कार से बाहर आए और चलते हुए ऑफिस के अंदर गई। जैसे ही वह रिसेप्शन के पास पहुंची, तभी रिसेप्शनिस्ट उसकी तरफ देखकर बोली, जी मैडम, हाउ कैन आई हेल्प यू? राहत, जो कि दिखने में ही काफी अच्छे फैमिली से लग रही थी, उसने ड्रेस भी काफी अच्छा पहन रखा था। इस कारण वह रिसेप्शनिस्ट पूरे रिस्पेक्ट के साथ उससे बात कर रही थी। हालांकि अभी तक ऑफिस में सभी को नहीं पता था कि राहत ही अब उनकी न्यू सीईओ है, क्योंकि उस पार्टी में ऑफिस के सारे मेंबर मौजूद नहीं थे, सिर्फ कुछ लोग ही उसमें थे। राहत उस रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर हल्की सी स्माइल के साथ बोली, हेलो, आई एम राहत मोक्ष रावत। मुझे अपने चाचू से मिलना है। यस। और रिसेप्शनिस्ट अजीब तरह से राहत को देख रही थी क्योंकि किसी को नहीं पता था कि राहत सहगल खानदान की बेटी है। रिसेप्शनिस्ट राहत की तरफ देखते हुए बोली, जी, आपके चाचू कौन? आप किसकी बात कर रही हैं? प्लीज, आप उनका नाम बताएंगी? राहत ये सुनकर कुछ सेकंड तक शांत रही और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे मिस्टर राजेश सहगल से मिलना है। अभी राहत इतना ही बोली थी कि तभी पीछे से एक आवाज आई, राहत बेटा, तुम आ गई। राहत ने यह आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर उसके चाचू राजेश जी खड़े थे। वह मुस्कुराते हुए राहत के पास आए। राहत तुरंत ही उनके पास पहुंची और बोली, चाचू, आपने बुलाया था इसलिए मैं आ गई। राजेश जी यह सुनकर बोले, अच्छा किया बेटा। ऐसा करो, आप ऊपर केबिन में जाकर बैठो, हम अभी आते हैं। बस कुछ जरूरी काम है। इतना कहते हुए राजेश जी ने राहत को लिफ्ट से ऊपर जाने का इशारा किया। वहां एक असिस्टेंट आया और राहत को अपने साथ लिफ्ट की तरफ लेकर बढ़ गया। राहत भी तुरंत चली गई और राजेश जी भी अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल कर बातें करते हुए दूसरी तरफ चले गए। वह रिसेप्शनिस्ट पूरे टाइम ये सब देख रही थी और जैसे ही उसने राहत के मुंह से राजेश जी को चाचू कहते सुना तो वह बुरी तरह से चौंक गई थी। उसने हमेशा काव्या को ही राजेश जी को चाचू कहते हुए सुना था और अब तक वह यही जानती थी कि विजय जी की एक ही बेटी है। इस कारण वह हैरान भी थी। वहीं ऑफिस के एक दो और एम्प्लॉय थे जो ये सब जानकर चौंक गए थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी जो लड़की ऊपर गई है, वह सहगल खानदान की बेटी है। वह रिसेप्शनिस्ट मन ही मन खुद के लिए खुश हो रही थी कि उसने राहत के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, वरना शायद आज उसकी नौकरी भी चली जाती। वहीं राहत लिफ्ट से होते हुए सीधे 11वें फ्लोर पर पहुंची, जहां पर सीईओ की केबिन थी। वह लिफ्ट से बाहर आई तो वह असिस्टेंट राहत को केबिन की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैम, ये रहा सर का केबिन। राहत तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए केबिन की तरफ बढ़ गई। उसने केबिन का डोर ओपन किया और अंदर गई। उसकी नजरें सामने रखी चेयर पर चली गईं। वह केबिन को चारों तरफ से देख रही थी। इसी केबिन में उसके डैड विजय जी बैठकर काम करते थे। वह धीमे कदमों के साथ चलते हुए चेयर के पास गई और उस चेयर को अपने हल्के हाथों से टच करने लगी। उसकी आंखों के सामने बचपन का एक पल घूम गया, जब वह एक बार अपनी मॉम निधि जी के साथ ऑफिस आई थी। जब वह रूम में आई थी तो उसके डैड चेयर पर बैठकर किसी इंपॉर्टेंट फाइल को पढ़ रहे थे। जैसे ही विजय जी ने अपनी बीवी और बेटी को वहां देखा, तो वह तुरंत ही चेयर से उठे और राहत की तरफ बढ़े। राहत भी अपने नन्हे नन्हे कदमों के साथ भागते हुए विजय जी के पास आए और उनके पैरों से लिपट गई। विजय जी तुरंत राहत को अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया। वह बड़े ही प्यार से राहत के बालों में हाथ फेरते हुए बोले, अरे मेरी गुड़िया रानी भी मुझसे मिलने आए हैं। राहत ने अपनी टिमटिमाती आंखों से विजय जी की तरफ देखते हुए बड़ी सी स्माइल कर दी।
ये सब याद कर राहत की आंखों से आंसू का एक कतरा निकलकर उसके गालों पर आ गया। हालांकि ये सब यादें असली राहत की थीं, पर अब मिस्टी, जो कि राहत के अंदर थी, उसे भी ये सब यादें मिल चुकी थीं और वह सब कुछ फील कर पा रही थी जैसे मानो उसके साथ ही यह सब कुछ हुआ हो। वैसे भी, मिस्टी तो बचपन से ही अपने माँ पापा के प्यार के लिए तरसी थी। और ऐसा ही कुछ राहत के साथ भी था। इस कारण मिस्टी का राहत के साथ कुछ ज्यादा ही लगाव था और वह पूरी तरह से राहत बन चुकी थी। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और चेयर पर बैठ गई। अब उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए थे। उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा उतर आया था। उसकी आंखों के सामने विजय जी का चेहरा घूमने लगा जो कि हॉस्पिटल बेड पर बेजान पड़े हुए थे। वह सब याद कर राहत गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और अपने मन ही मन बोली, डैड, जिसने भी आपको इस हालत में पहुंचाया है, उस शख्स का मैं वो हाल करूंगी कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। ये सब बोलते हुए राहत की आंखों में उस इंसान के लिए बेइंतहा नफरत थी जिसने विजय जी को कोमा में पहुंचाया था। कुछ सेकंड बाद राहत वहां टेबल पर रखी हर एक चीज को अपने हल्के हाथों से टच कर महसूस कर रही थी। तभी एकदम से केबिन का दरवाजा तेज आवाज के साथ खुला। राहत ने अपनी नजर ऊपर उठाकर देखा तो सामने खड़ी औरत को देखकर उसकी आंखों में गुस्से के भाव उतर आए। इस वक्त उसके सामने कोई और नहीं बल्कि माया खड़ी थी, जो गुस्से से राहत को घूर रही थी। माया जी को जब ये पता चला कि आज सीईओ का पोस्ट किसे मिलने वाला है, तो वह तुरंत ही ऑफिस आ गई थी। जैसे ही वह यहाँ पहुंची, उन्हें रिसेप्शनिस्ट से राहत के बारे में पता चला, जिस कारण वह गुस्से से दंदनाते हुए सीधे केबिन में आ गई थी। राहत माया जी की तरफ देखकर बोली, अरे आप, कहिए आंटी, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। वैसे तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है आपकी हेल्प करने का, पर फिर भी इस कंपनी की सीईओ होने के नाते मैं आपके लिए कुछ तो कर ही सकती हूँ। माया जी ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और तेजी से चलते हुए राहत के पास गईं। उसके पास पहुंचकर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस चेयर पर बैठने की? तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती? ये चेहरा तुम्हारा नहीं, तुम्हारे डैड का है, जिनकी मौत अभी कुछ दिन पहले ही हुई है, और तुम यहाँ जश्न मना रही हो सीईओ की पोस्ट पर आने के लिए। इतनी उतावली हो, मुझे नहीं पता था कि अपने ही पिता के मरने पर तुम इतनी खुश होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी मौत के पीछे तुम्हारा हाथ हो? ये सुनते ही राहत ने एकदम से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। गुस्से से लाल आंखों के साथ माया जी की तरफ घूरकर देखने लगी। वह अपने मन ही मन बोली, वाह, क्या कमाल की एक्टर हैं आप माया। उम्र के साथ साथ आपकी एक्टिंग टैलेंट भी और इम्प्रूव हो गई है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती खुद की है और सारा ब्लेम मुझ पर डाल रही हैं। वह बस गुस्से से माया जी को बोल रही थी, तभी माया जी बोली, बताओ मुझे, तुमने किया है ना ये सब? अब मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। माया जी ऐसा इसलिए बोल रही थी ताकि इस तरह से राहत को डरा सकें और उसे सबकी नज़रों में गिरा दें, जिससे सभी लोग उसे सीईओ की पोस्ट से हटा दें और फिर उनकी बेटी को सीईओ का पोस्ट मिल जाए। वह मन ही मन अपने प्लान को सोचकर बहुत खुश हो रही थी। तभी राहत गुस्से में टेबल पर एक हाथ मारते हुए बोली, शट अप माया सहगल। इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना, वरना तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ। माया जी गुस्से में तिलमिलाते हुए बोली, क्या कर लोगी तुम? हाँ, मुझे भी मरवा दोगी, जैसे अपने डैड को मरवा दिया। मैं तुम्हारे इन खोखले धमकियों से नहीं डरने वाली। मैं अब समझ चुकी हूँ कि मेरे पति को मारने वाली तुम ही हो। मेरा सुहाग उजाड़ने वाली तुम हो। तभी तो जो लड़की कल तक अपने डैड की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी, उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, आज वही लड़की अपने डैड के मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी लेने के लिए आ गई। कल तक तो तुम उन्हें अपना डैड भी नहीं मानती थी और आज प्रॉपर्टी के लिए तुम उनकी बेटी बन गई हो। सच में, तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो। एक बेटी होकर अपने बाप को मरवाते हुए तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई। माया जी तो जैसे पूरी तरह से सोच चुकी थी कि अब राहत को बदनाम करके ही मानेंगी। राहत बस उन्हें घूर रही थी। वह समझ चुकी थी कि माया जी के दिमाग में क्या चल रहा है। उसे अच्छे से पता था कि अब माया जी ये तरीका अपनाएंगी उसे सीईओ के पद से हटाने के लिए। वह आराम से अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर चेयर पर अच्छे से बैठ गई और बोली, क्या सबूत है आपके पास मिसेज माया? अगर कोई सबूत ना हो तो अपनी यह बकवास बंद करें और निकल जाएं यहाँ से। दोबारा बिना नॉक किए मेरे केबिन में इंटर मत करना, वरना धक्के मारकर यहाँ से निकलवा दूंगी। क्योंकि मैं वह राहत नहीं, जिस पर आप अपना हुक्म चलाती थीं। अब मैं वह राहत हूँ, जो आप पर हुक्म चलाएगी। बहुत कुछ किया आपने मेरे डैड का। आपको क्या लगता है, आपकी इन खोखली धमकियों से मैं डर जाऊंगी?
मुझे अच्छे से पता है कि अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है और किसने क्या किया है, वह भी सच बहुत जल्द सामने आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो जाल मेरे लिए बिछा रही हैं, उसमें खुद फंस जाएं। और आपको भी मुंह की खानी पड़े, जैसे कि आपकी बेटी हमेशा मुंह की खाती है। जैसे ही माया जी ने ये सुना, तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, बदतमीज लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, इसकी भी तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर। इसीलिए विजय जी तुमसे नफरत करते थे, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। और देखो, अंतिम समय में भी तुम उन्हें देख नहीं पाए। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तमीज सिखाऊंगी। मैं अच्छे से जानती हूं कि किसी बिगड़ी हुई लड़की को कैसे सुधारना चाहिए। राहत माया जी की बात सुन एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, ओह रियली? ऐसा है तो सबसे पहले जाकर अपने घर में अपनी बेटी को सुधारिए, जो कि हद से ज्यादा बिगड़ी हुई है। मैं तो उससे काफी अच्छी हूँ। तो यहाँ अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय घर जाए और अपनी बिगड़ी हुई बेटी को सुधारिए। क्या पता, थोड़ी अक्ल उसके अंदर आ जाए। अब तो माया जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। वह गुस्से से बुरी तरह तिलमिला उठी थी। वह राहत की तरफ बढ़ी और बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाओगी? इतना कहते हुए माया जी ने राहत को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर उससे पहले कि उनका हाथ राहत के गालों तक पहुंच पाता, राहत ने एकदम से उनके हाथों को कसकर पकड़ लिया। माया जी ये देख चौंक गईं। वह अपने हाथों को छुड़ाने लगी, लेकिन राहत ने इतनी मजबूती से उनके हाथों को पकड़ा था कि माया जी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मेरे हाथ को वरना। तभी राहत ने उनके हाथ को मरोड़ दिया, जिससे माया जी चीख उठी। राहत बोली, आज तो ये गलती कर दी तुमने, पर आज के बाद मुझ पर हाथ उठाने के बारे में सोचना भी मत। आज सिर्फ हाथ मरोड़ कर छोड़ रही हूँ। दोबारा अगर मुझे थप्पड़ मारने के बारे में सोचा तो हाथ तोड़ने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगी। इतना कहकर राहत ने माया जी को एकदम से धक्का दे दिया। माया जी लड़खड़ा गईं। बड़ी मुश्किल से खुद को गिरने से बचाया। वह हैरानी से आंखें बड़ी किए राहत की तरफ देख रही थी। वहीं राहत की आंखों में इस वक्त ज्वालामुखी जल रहे थे, जिसे देखकर एक पल के लिए माया जी डर गई थी। वह राहत को बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, लेकिन राहत का ये रूप देखकर वह अंदर तक कांप गई थी। अब उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वह राहत के सामने कुछ बोलें। वह गुस्से को कंट्रोल करते हुए, दांत मिसमिसाते हुए तुरंत केबिन से बाहर चली गईं। पर जाने से पहले एक बार फिर राहत की तरफ मुड़कर देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सीईओ बन चुकी हो? अभी बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होनी बाकी है। जब तक वह तुम्हें वोट नहीं देते, तुम चाहकर भी सीईओ का पोस्ट हासिल नहीं कर सकती। तभी राहत की तेज आवाज उनके कानों में गूंजी, जब इस कंपनी का ओनर ही मुझे सीईओ अपॉइंट कर चुका है, तो बाकी शेयर होल्डर्स के वोट की मुझे जरूरत भी नहीं। जब सब कुछ मेरे हाथों में है, तो बाकी लोगों से मुझे क्या लेना देना। आपको जो करना है कर लीजिए। हार आपको ही नसीब होगी, माया सहगल। माया जी बस गुस्से में दांत पीसते हुए वहां से चली गईं। उन्हें अभी भी अपने हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। वह अपने दूसरे हाथ से हाथ को सहला रही थीं। उन्हें अभी राहत पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। माया जी का बस चलता तो वह अभी राहत को जान से मार डालती। हालांकि वह मन ही मन ये ठान चुकी थी कि अब राहत को वह छोड़ेंगी नहीं। इसके साथ ही साथ उनके दिमाग में एक और खतरनाक प्लान चल रहा था। वह सोच चुकी थी कि राहत को अब सबकी नजरों में गुनहगार साबित करके रहेंगी। ये सब सोचते हुए माया जी के होठों पर कुटिल मुस्कान आ गई थी। वह अपने हाथों को सहलाते हुए मन ही मन बोली, राहत, तुमने आज जो कुछ भी मेरे साथ किया ना, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। बहुत बड़ी गलती की है तुमने मुझसे उलझकर। जैसे तुम्हारे माँ बाप को मैं ऊपर पहुंचा चुकी हूँ, वैसे ही तुम्हें भी मौत मिलेगी। पर इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी। तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी कि तुम मौत की भीख मांगोगी। यह मेरा खुद से वादा है। माया जी तो सोच चुकी थी, पर उन्हें क्या पता था कि वह अब किससे उलझने जा रही हैं। वह कोई मामूली लड़की नहीं है। वह लड़की एक आइटम बम की तरह है जो खुद उन्हें बर्बाद कर देगी। रात के करीब 8 बजे रावत मैंशन में आज तरह तरह की डिशेस बन रही थीं। राहत भी मोक्ष के साथ वापस आ गई थी। असल में आज दादाजी टाइम पर वहां नहीं पहुंच पाए और बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि राजेश जी और दादाजी चाहते थे कि सभी बोर्ड मेंबर्स के सामने राहत को सीईओ का पोस्ट दिया जाए। इसलिए ये काम कल होने वाला था। मोक्ष खुद जाकर राहत को ऑफिस से अपने साथ लेकर आया था। वह दोनों वहां पहुंचे तो सारे नौकर काम में लगे हुए थे। राहत को ये सब देखकर थोड़ा अजीब लगा।
तभी मोक्ष ने एक सर्वेंट को बुलाया और उससे पूछा, कोई आने वाला है क्या जो इतनी तैयारी हो रही है? वह सर्वेंट सिर झुकाकर बोला, सर, वो बड़े सर के कोई बिजनेस पार्टनर आने वाले हैं, उन्हीं के लिए ये सब कुछ हो रहा है। मोक्ष ये सुनकर बस अपना सिर हिलाकर रह गया। वह सर्वेंट वहां से चला गया। राहत ने भी यह सब सुन लिया था, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। मोक्ष भी राहत के साथ रूम में चला गया था। हालांकि जाते वक्त मोक्ष के डैड देवेश जी ने मोक्ष से कह दिया था कि जल्दी फ्रेश होकर आ जाओ, कुछ गेस्ट आने वाले हैं। मोक्ष ने ज्यादा रिएक्ट तो नहीं किया, बस अपनी पलकें झुकाकर वहां से रूम में चला गया। वहीं मनिका और कार्तिक भी कॉलेज से घर आ गए थे। कार्तिक तो हर वक्त मनिका के साथ ही रहता था। वह अपनी बीवी को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। ये बात मनिका भी नोटिस कर रही थी, पर वह ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रही थी। हालांकि अब उसके मन में भी कार्तिक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो गए थे। लेकिन कार्तिक के पास्ट के बारे में सोचकर मनिका खुद पर कंट्रोल कर लेती थी। जब भी वह सोचती कि कार्तिक से अच्छे से बात करे और उसे एक्सेप्ट कर ले, तभी उसे कार्तिक का बुरा बिहेवियर याद आ जाता, जिससे वह अपने कदम रोक लेती। हालांकि कहीं ना कहीं कार्तिक को भी एहसास हो चुका था कि अब मनिका उसकी बात मानने लगी है। उसके दिल में भी उसके लिए जज्बात उमड़ रहे हैं, पर वह क्यों खुद को रोक रही है, ये बात कार्तिक को समझ नहीं आती थी। वैसे उसे भी पता था कि उसने अपनी बीवी को बहुत दर्द दिया है, तो अब जो कुछ भी मनिका उसके साथ कर रही थी, वह सही कर रही थी। शायद यही बात उसे डिस्टर्ब कर रही थी। थोड़ी देर बाद चारों ही फ्रेश होकर नीचे आए। अब तक हॉल में कुछ लोग आ गए थे, राहत और मोक्ष के साथी, और मनिका कार्तिक के साथ। ये लोग हैं कौन? पर जैसे ही उसकी नज़र सहगल फैमिली पर गई, तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसका मुंह बन गया। वह जितना इस फैमिली से दूर रहने की कोशिश करती, उतना ही वह इस फैमिली से टकरा जाती। हालांकि इस फैमिली में उसके दादाजी और दादी भी थे, जो उसके लिए बहुत अजीज थे। राहत और मनिका दोनों ही अपने दादाजी और दादी को देखकर तुरंत उनके पास गईं और उनके गले लग गईं। दादाजी और दादी जी दोनों ने ही उन्हें प्यार से अपने गले लगा लिया। थोड़ी देर उनसे बात करने के बाद ही राहत राजेश जी से जाकर मिली। तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे एक शख्स पर गई, जिसे देखकर राहत के होठों की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। सामने से इस वक्त रंजीत आ रहा था। रंजीत की भी नज़रें जब राहत पर गईं, तो वह उसे देखता ही रह गया। पर्पल कलर का पटियाला सूट पहने हुए राहत बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था। बिना मेकअप के भी उसका चेहरा रंजीत को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। ऊपर से उसके पतले गुलाबी होंठ रंजीत को पागल बना रहे थे। वह अपनी आंखों में हवस लिए राहत को ही देखे जा रहा था। तभी मोक्ष की भी नज़र रंजीत पर गई और वह उसे राहत की तरफ देखता हुआ पाकर गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। मोक्ष मन ही मन सोचने लगा, ये साला यहाँ क्या कर रहा है? कितनी हिम्मत है इसकी, जो मेरे घर तक चला आया। लगता है इसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। ये कहते हुए जैसे ही मोक्ष रंजीत को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, तभी मोक्ष के डैड मिस्टर देवेश रंजीत की तरफ देखते हुए बोले, हेलो रंजीत बेटा। रंजीत देवेश जी की तरफ देखकर बोला, हेलो अंकल। देवेश जी बोले, बहुत अच्छा लगा बेटा कि तुम आज की डिनर पार्टी में आए। हम सभी को काफी खुशी हुई। रंजीत ने एक नज़र राहत की तरफ देखा और फिर देवेश जी की तरफ देखते हुए बोला, अंकल, भला मैं कैसे नहीं आता? आखिर आप इतने प्यार से जो बुलाए थे। ऊपर से यहाँ आए बिना मेरा दिल भी तो नहीं लगता। ये कहते हुए उसने एक गहरी सांस ली। देवेश जी रंजीत की बातों को समझ तो नहीं पाए, बस हल्का सा मुस्कुरा दिए। वह रंजीत को अपने साथ लिए सबके पास आए और बोले, ये रंजीत है, इसने आज ही हमारे साथ, यानी दिल्ली में पार्टनर के तौर पर काम करना स्टार्ट किया है। मोक्ष ने जब सुना, तो एक पल के लिए उसके चेहरे के भाव थोड़े से बदल गए। अगले ही पल वह सख्त एक्सप्रेशन के साथ रंजीत को घूरने लगा। वहीं रंजीत मोक्ष की तरफ देखकर अच्छा खासा मुस्कुरा दिया, जैसे कह रहा हो, देखो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे अपनी बीवी से दूर नहीं कर पाओगे। बहुत जल्द मैं तुम्हारी आंखों के सामने से ही उसे उड़ा कर ले जाऊंगा और तुम बस देखते रह जाओगे। मोक्ष रंजीत के इशारों का मतलब समझ चुका था और अब उसका गुस्सा और बढ़ गया था, पर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। वहीं राहत के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बिल्कुल ठीक नहीं थे। वह तो हल्के हल्के कांपने लगी थी। मोक्ष, जिसे पहले से ही पता था कि राहत अभी ठीक हालत में नहीं होगी, वह तुरंत ही उसके पास गया और धीरे से उसके हाथों को पकड़कर हल्का सा सहलाते हुए धीमी आवाज में बोला, कंट्रोल योरसेल्फ जाने मन। तुम इस तरह से रिएक्ट नहीं कर सकती।
अगर किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो सभी 10 सवाल करेंगे। और अगर इस रंजीत को शक हो गया तो सही नहीं होगा। राहत ने जैसे ही मोक्ष की बात सुनी तो एक नज़र उसकी तरफ देखी। एक पल के लिए वह भी चौंक गई थी कि आखिर मोक्ष को कैसे पता कि वह रंजीत को देखकर घबरा रही है या किसी चीज का उसके अंदर डर है। मोक्ष ने आंखों से ही इशारा किया जैसे कह रहा हो, मुझे तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में पता है, जाने मन। इतना क्या है? फिर उसने धीरे से राहत के माथे को चूम लिया, जिससे राहत को एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अब उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसके अंदर का डर भी काफी हद तक कम हो गया था। न जाने मोक्ष में ऐसे क्या पावर थे जो राहत को एक अलग ही सुकून पहुंचा रहे थे। वहीं रंजीत जब ये सब देख रहा था तो गुस्से से उसकी आंखें लाल होने लगी थीं। वह राहत को मोक्ष के करीब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वहीं कोई और भी था जो ये सब देखकर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि काव्या और उसकी मां माया थी। दोनों को ही उन दोनों का इतना करीब आना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। काव्या तो गुस्से में अपनी हथेलियां कस चुकी थी, जिस कारण उसके लंबे नाखून हथेली में चुभने लगे थे और उनसे खून निकलने लगा था। लेकिन काव्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था कि अगर अभी उसे मौका मिले तो वह राहत को जान से मार डाले। वहीं रंजीत की नज़र जब काव्या पर गई तो वह कुछ सोचकर तिरछा मुस्कुराया और काव्या के पास पहुंच गया। उसके कानों के पास झुककर धीमी आवाज में बोला, क्या हुआ? जलन हो रही है उन दोनों को साथ देखकर। बर्दाश्त नहीं हो रहा ना उनका करीबी। काव्या ने राहत और मोक्ष की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, हाँ, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जी चाहता है कि उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दूं और इस राहत का ऐसा हाल करूं कि वो कभी मेरे प्यार की तरफ नजर उठाकर भी न देखे। रंजीत ने ये सुना तो उसके होठों पर कुटिल मुस्कान आ गई। वह कुछ बोलने ही वाला था कि तभी काव्या की आवाज उसके कान में पड़ी, तुम सही कह रहे थे कि अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अगर हम कुछ गलत भी करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। अपनी मोहब्बत के लिए हमें सारे काम करने चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत। और इस बार मैं अपनी मोहब्बत को खुद से अलग नहीं होने दूंगी। एक बार खो चुकी हूं अपनी मोहब्बत को, पर इस बार नहीं। ये सुनते ही एक पल के लिए रंजीत चौंक गया। रंजीत, जिसे पहले से ही शक था कि कहानी काव्या ही मिस्टी तो नहीं, पर आज काव्या की यह बात सुनकर उसका शक हल्का सा यकीन में बदलने लगा था। अचानक ही रंजीत की नजर अपने हाथों में पहनी रिंग पर गई, जो कि चमक रही थी। ये देखकर रंजीत का शक अब यकीन बन गया, जो यकीन में पूरी तरह बदल गया। वह अपने मन में बोला, मिस्टी, 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 ओ माय डियर मिस्टी बेबी, आखिरकार तुम इस काव्या के शरीर में हो। बताओ, तुम्हें पिछले जन्म में भी प्यार नसीब नहीं हुआ? इस पर भी बहुत बुरा लग रहा है मुझे तुम्हारे लिए। पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हें प्यार देने के लिए। जो मैं तुम्हें पिछले जन्म में नहीं दे पाया, वह इस जन्म में जरूर दूंगा। वो भी भरपूर प्यार। ये कहते हुए रंजीत की आंखों में लस्ट साफ झलकने लगा। वह अब काव्या को बड़े ही गौर से देखने लगा। काव्या ने काफी रिवीलिंग ड्रेस पहन रखी थी, उसका लॉन्ग गाउन जो कि ऑफ शोल्डर था, जिससे उसका क्लीवेज साफ दिखाई दे रहा था। उसे ऐसे देखकर रंजीत के अंदर का जानवर जागने लगा था। तभी वहां कोई आया और रंजीत के कंधे पर हाथ रखा। रंजीत एक पल के लिए चौंक गया। वह पीछे मुड़ा तो देखा कि निकिता खड़ी थी। रंजीत को देखते ही वह उसके गले लग गई और बोली, आई मिस्ड यू, रंजीत। रंजीत ने उसे हल्के से गले लगाया और अजीब सा मुंह बना लिया। फिर निकिता की तरफ देखते हुए नकली मुस्कुराहट के साथ बोला, आई मिस यू टू बेबी। रंजीत बहुत धीरे बोल रहा था ताकि किसी को उनके बीच की बात सुनाई न दे। तभी निकिता धीमे लहजे में बोली, लास्ट नाइट वाज सो अमेजिंग। रंजीत धीमी आवाज में बोला, अमेजिंग तो होना ही था। आखिर तुम भी तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तुम्हें देखकर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता बेबी। तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे देवेश जी पर गई। तो निकिता जल्दी से रंजीत से अलग हो गई। वहीं काव्या भी उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। उसने उन दोनों की बातें नहीं सुनी थी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो सिर्फ मोक्ष और राहत पर था। मोक्ष अभी भी बस राहत को हिम्मत दे रहा था और उसके डर को कम करने की कोशिश में लगा हुआ था। देवेश जी सबकी तरफ देखकर बोले, चलिए, डिनर का टाइम हो गया। सरिता जी भी बोली, हाँ, आप सभी आ जाए। हमने आप सबके पसंद का डिनर बनवाया है। माया जी आई और बोली, अरे भाभी जी, इसकी क्या जरूरत थी? सरिता जी यह सुनकर बोली, क्यों, जरूरत क्यों नहीं थी? आप लोग कौन सा रोज रोज आते हो हमारे यहाँ? वैसे भी यही सब तो बहाना चाहिए रहता है एक दूसरे से मिलने का।
इस तरह से हम लोग मिलते जाते हैं और थोड़ी बातचीत भी हो जाती है। माया जी बस मुस्कुरा दी। हालांकि वह इतने दिनों से सरिता जी को इसलिए पटाई थी ताकि अपनी बेटी की शादी उनके बेटे मोक्ष से कर सकें। लेकिन अब तो उनका सारा प्लान फेल हो गया था, क्योंकि मोक्ष ने राहत से शादी कर ली थी। पर अभी भी यह माँ बेटी अपने सपनों को पूरा करने में लगी हुई थी। निकिता वहां से डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई थी, क्योंकि उसकी नज़र कार्तिक पर चली गई थी। वह सोच रही थी कि जल्दी से जाकर वह कार्तिक के बगल में बैठ जाएगी। तभी रंजीत, जो कि अब काव्या की तरफ ही देख रहा था, अब उसका पहला टारगेट काव्या थी। वह काव्या को जाते देख उसके पास पहुंचा और धीमी आवाज में बोला, अब तुमने यह फैसला किया है कि अपने प्यार को पागल करोगी, तो तुम्हारे इस मिशन में मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं। काव्या सुनकर एक पल के लिए रुकी और फिर रंजीत की तरफ देखकर बोली, क्या सच में तुम मेरी हेल्प करोगे? रंजीत ये सुनकर बोला, आपको मैं ही तो सबसे बेहतर तरीके से हेल्प कर सकता हूं। काव्या ये सुनकर बोली, थैंक यू सो मच। तभी रंजीत बोला, थैंक यू की जरूरत नहीं है, बस तुम ये बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? काव्या ये सुनकर बोली, क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं मॉम से बोलकर तुम्हें दिला दूंगी। तभी रंजीत बोला, ऑलरेडी मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। अच्छा खासा बिजनेस है मेरा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं। काव्या ये सुनकर बोली, तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? रंजीत, काव्या की बात पर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, समझ जाओ तुम। इतना कहते हुए उसने अपना एक उंगली काव्या के क्लीवेज के पास रखते हुए बोला, तुम चाहिए मुझे? काव्या ये सुनकर गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, बकवास बंद करो, मैं उन लड़कियों जैसी नहीं जो किसी के साथ भी सो जाएं। मैं जिससे प्यार करती हूँ, सिर्फ उसी की रहूंगी। मुझे अपने प्यार में लिप्त रहना अच्छा लगता है। ऐसे अपने मकसद को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे बिस्तर तक नहीं आ सकती। अपना यह ख्वाब अपने पास रखो मिस्टर रंजीत। रंजीत ये सुनकर काव्या को ही देखने लगा। उसके मन में एक बार फिर से हलचल होने लगी कि यह पक्की मिस्टी ही है। मिस्टी भी ऐसे ही थी, शादी से पहले वह कभी उसके करीब तक नहीं आई थी। हमेशा यही कहती थी कि शादी के बाद ही वह दोनों एक होंगे। और काव्या भी उन्हीं की तरह है। उसका शक अब यकीन में बदलने लगा था। तभी रंजीत काव्या को जाते देख धीमी आवाज में बोला, सुनो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तो तुम्हारे मकसद पूरे कैसे होंगे? काव्या ये सुनकर उसकी तरफ घूरकर देखते हुए बोली, और अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, तो क्या गारंटी है कि मेरा मकसद पूरा होगा? रंजीत एक पल के लिए उसे देखता रहा। उसके दिमाग में एक और बात आई, वॉव, व्हाट अ इंटेलिजेंट गर्ल। सच में, तुम, मिस्टी, हो ब्यूटी विद ब्रेन। इस अदा पर तो मैं मिस्टी पर फिदा था, और अब तुम पर भी सिद्ध होने का जी चाहता है। तभी काव्या बोली, अगर तुम मेरे मकसद में मुझे कामयाब कर देते हो, फिर मैं तुम्हारी यह शर्त मानने को तैयार हूँ। वरना क्या भरोसा, तुम अपना काम भी कर लो और मेरा मकसद भी अधूरा रह जाए। मैं दिखती इनोसेंट जैसी जरूर हूं, पर हूं नहीं। समझ में आई बात? इतना कहते हुए काव्या गुस्से से वहां से चली गई, और रंजीत बस उसे जाते हुए देखता रहा। उसको सोचते हुए रंजीत के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। निकिता, जो कि जल्दी से जाकर कार्तिक के बगल वाली चेयर में बैठ गई थी, और कार्तिक के दूसरे साइड रागिनी जी बैठी थी। ये देखकर मनिका दूसरी तरफ जाने लगी कि तभी कार्तिक उसे रोकते हुए बोला, बीवी, रुको। मैंने कहा, यहीं बैठो। तभी कार्तिक ने निकिता की तरफ देखकर कहा, निकिता, उठो यहां से। यहां मेरी बीवी बैठेगी। ये सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लग गए। निकिता मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, कार्तिक, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठकर डिनर भी नहीं कर सकती? क्या अब मैं इतनी पराई हो गई तुम्हारे लिए? कार्तिक ये सुनकर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर बोला, प्लीज निकिता, मुझे अपनी बीवी के साथ बैठकर डिनर करना पसंद है। ये सुनते ही निकिता की आंखों में आंसू आ गए। वह नकली आंसू बहाते हुए कार्तिक की तरफ देखकर बोली, सॉरी कार्तिक, शायद तुम मुझे देखना भी नहीं चाहते। ये कहते हुए निकिता उठने लगी कि तभी सरिता जी बोली, निकिता बेटा, तुम बैठो। और कार्तिक, यह क्या तरीका है? ऐसा कोई अपने गेस्ट से बात करता है? माना कि तुम अपनी बीवी के साथ डिनर करना चाहते हो, तो क्या एक दिन तुम निकिता के साथ नहीं कर सकते? आखिर वह तुम्हारी एक्स फियांसे है। कार्तिक एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, बस मॉम, आप हर वक्त ही कुछ न कुछ बोलती रहती हैं। मेरी कोई एक्स फियांसे नहीं है। मेरी सिर्फ एक बीवी है और वह हमेशा मेरे साथ ही रहेगी।
इतना कहते हुए वह उठा और मनिका को अपने साथ लिए दूसरी तरफ गया, जहां 2 चेयर खाली थीं। दोनों साथ जाकर बैठ गए। मनिका तो एक पल के लिए बस कार्तिक का ये रूप देखती रह गई। आज उसे कार्तिक को अपने लिए स्टैंड लेते देख दिल ही दिल में एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। वहीं राहत, जो कि मोक्ष के साथ बैठी थी, उसे भी अपनी दीदी के लिए आज बहुत खुशी हो रही थी। आखिरकार उसका मकसद जो पूरा हो गया था। इसी कारण तो वह मोक्ष से शादी की थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि उसकी दीदी की जिंदगी में खुशियां आ गई हैं, और इन खुशियों को कोई भी छीन नहीं सकता। सरिता जी अपने बेटे का ये रूप देखकर गुस्से से लाल हो गई थीं। उन्हें गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि आखिर कार्तिक ने उसकी बात को कैसे नजरअंदाज कर दिया। वह गुस्से में दादाजी की तरफ देखकर बोली, पापा जी, आपने देखा कार्तिक कैसे मेरे साथ बिहेव कर रहा है। माँ हूं मैं उसकी। दादाजी सरिता जी की तरफ देखकर बोले, सरिता बहू, कोई ड्रामा मत करो। चुपचाप बैठकर डिनर करो। घर में गेस्ट आए हैं, कम से कम आज तो ड्रामा मत करो। सरिता जी अपने गुस्से को कंट्रोल करती हुई दांत पीसते हुए बैठ गईं। देवेश जी भी उन्हें शांत रहने का इशारा कर रहे थे। वहीं रंजीत यह सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा था। वह समझ चुका था कि फैमिली में क्या चल रहा है, और अब उसने ये भी सोच लिया था कि बड़ी ही आसानी से वह इन दोनों फैमिली को बर्बाद कर सकता है। उसके दिमाग में अब बहुत कुछ चलने लगा था। वहीं निकिता नकली आंसू बहा रही थी, जैसे मानो उसे सच में कार्तिक की बातों का बहुत बुरा लगा हो। बुरा तो उसे लगा था, पर उसे कार्तिक की बातों से ज्यादा बुरा मनिका का उसके साथ बैठना लग रहा था। यह उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं काव्या भी मोक्ष और राहत को साथ बैठकर डिनर करते देख गुस्से से लाल पीली हो रही थी, पर बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसलिए चुपचाप बैठकर डिनर कर रही थी। वहीं माया जी के दिमाग में कुछ और ही खतरनाक चल रहा था। आखिर क्या चल रहा है माया जी के दिमाग में? क्या करने वाली हैं माया जी? अब राहत कैसे माया जी से बचेगी? क्या माया जी अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगी, या फिर उनका पर्दाफाश कर देगी? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहें इस स्टोरी को।